तो ये सूर्य का हम जानते हैं गोचर 3, 6, 10, 11 शुभ है। उसका वेद स्थान है जो 9, 12, 4, 5। अब मैं कुंडली बनाता हूं। ये चंद्रमा है। अब सूर्य यहाँ है, तो सूर्य का गोचर उत्तम हुआ। सूर्य का 3, 6, 10, 11 उत्तम होता है। अब हमने वेद स्थान इनके कौन कौन से हुए? 9, 12, 4 और 5। अब मान लीजिए इससे 9वां, चंद्रमा से 9वां, तो यहाँ पे अगर शनि हो गया तो क्या वेद हो जाएगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि पिता पुत्र का वेद नहीं करता। लेकिन यहाँ पर अगर मान लीजिए मंगल आ गए तो ये वेद हो जाएगा, ये वेद हो गया। इससे 12वां यहाँ पे मंगल हो गए तो वेद हो गया। यदि शनि के अलावा कोई भी ग्रह हो गया तो वेद हो जाएगा, ठीक है ना। इससे चौथा, चंद्रमा से चौथा, तो ये हो गया, और 5वां ये हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे गुरु आ गए तो वेद हो जाएगा, और यहाँ पे अगर बुध आ गए तो वेद हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको हर ग्रह का वेद स्थान मार्क कर लेना है। जब भी आप किसी का गोचर विवेचन कर रहे हैं तो उसके वेद स्थान को जरूर देख लें, और चंद्रमा को हमेशा लगन बना लें। सर चंद्रमा तो 2.5 दिन का ही रहता है, तो 2.5 दिन बाद में वेद भी हट जाएगा। वो तो भाई चंद्रमा से देख रहे हैं ना अपन। आज गोचर चंद्रमा से सूर्य का तो 1 महीने रहेगा ना साहब। जन्मकालीन चंद्रमा से देख रहे हैं, ये चंद्रमा का गोचर नहीं देख रहे। हाँ नहीं, गोचर तो हाँ सर। तो चंद्रमा तो जन्मकालीन है, जन्मकालीन थोड़ी चलेगा। हाँ, जन्मकालीन का नहीं देख रहे हैं अपन, जन्मकालीन चंद्रमा का देख रहे हैं अपन, गोचर के चंद्रमा का थोड़ी देख रहे हैं। जन्मकालीन चंद्रमा से सूर्य का गोचर शुभ है या अशुभ है वो देख रहे हैं। समझ गए क्या आप मेरी बात? हाँ सर, हाँ अब आ गई। वापस बताइए सर, ये सूर्य का गोचर चंद्रमा, जन्मकालीन चंद्रमा से कैसे देखेंगे सर? भाई जन्मकालीन चंद्रमा आपका कहाँ बैठा हुआ है बताइए आप? सर धनु राशि में बैठा है। अब धनु राशि को मैंने लगन बना लिया यहाँ, ठीक है ना। 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। अब यहां से मैं अभी सूर्य कहाँ चल रहे हैं मैं आपको बना देता हूँ, तो प्रैक्टिकल करके बता दूँ। ये चंद्रमा हो गए, ये धनु राशि हो गई। समझ गए ना आप? चंद्रमा को लगन बना लो। अब सूर्य अभी कहाँ आ गए? यहीं आ गए, यहीं आ गए ना, धनु में आ गए। तो सूर्य का पहला गोचर अच्छा नहीं होता, जो हम जानते हैं ना। सूर्य का पहला गोचर अच्छा नहीं होता, 3 से 10, 11 अच्छा होता है, तो ये अच्छा नहीं है। अभी जो गुरुदेव है वो कहाँ चल रहे हैं? कुंभ। गुरुदेव कुंभ में, हाँ गुरुदेव कुंभ में है। यहाँ शनि है, यहाँ गुरु है। अन्य ग्रह बताओ आप। राहु यहाँ है और केतु यहाँ है। वृश्चिक में केतु, मंगल केतु वृश्चिक में है। और बुध कहाँ है? बुध सर शुक्र भी शायद धनु। अब इसको ऐसे समझो, अब मैं देख रहा हूं, मान लीजिए मैं तो यहाँ ही मान लेता हूँ, बुध शुक्र भी यहाँ ही मान लेता हूँ, ठीक है ना। अब चंद्रमा से सूर्य का गोचर अच्छा नहीं जाता। अब मैं देख रहा हूं कि इसके अशुभ फल का वेद हो रहा है क्या।
तो चंद्रमा से 9वें स्थान पर, यहां पर 12वें स्थान पर और चौथे स्थान पर और 5वें स्थान पर अगर शनि के अलावा कोई ग्रह है तो ये सूर्य का अशुभ फल रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये बताओ। सर अशुभ फल रुक जाएगा सर इसका। अशुभ फल रुकेगा, क्यों रुक वेद हो गया जाएगा? उसका। हाँ वेद हो गया, क्योंकि 12वें में वेद कर रहे हैं। मंगल और केतु आ गए, मंगल और केतु आ गए, इसलिए वेद। हाँ, मंगल बुध केतु शुक्र जो भी है वह इसका वेद कर रहे हैं, तो ये अशुभ फल नहीं दे पाएंगे। समझ गए आप मेरे को, मैं जो कहना चाह रहा हूं? इसके विपरीत बात करते हैं। ये तो हुआ अशुभ का वेद। अब मान लीजिए सूर्य यहाँ आ गया, आपको सूर्य यहाँ आ जाएंगे मान लीजिए। अब उस समय सूर्य शुभ है, लेकिन उसके सामने मान लीजिए उसमें चंद्रमा तो नहीं आएगा, चंद्रमा आ गया, मान लीजिए चंद्रमा आ गया, उसके सामने चंद्रमा आ गया, तो इसके शुभ फल का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वेद हो जाएगा वेद हो सर। जाएगा, वेद हो जाएगा। सर अब ये समझ में आ गया? सूर्य को, सर ये चंद्रमा से काउंट करेंगे, मतलब तो मतलब नवा सूर्य को- चंद्रमा से, गोचर सूर्य भी से। चंद्रमा से, तो वेद भी चंद्रमा से। ठीक है सर, यही कंफर्म कर रहा चंद्रमा था। से ओके। नौवां, हाँ, दोनों। ठीक है जी, सबको क्लियर हुआ? नयो में कोई है उनको क्लियर हुआ ये? मैं आपको ये है ना सीट अभी व्हाट्सएप पे डाल दूंगा, आप तो प्रिंट निकाल लेना, मैंने बनाई हुई है। हेलो, नयो में पंकज जी क्लियर हुआ? जी सर, आ रहा है। हेलो, बिल्कुल। उत्तम जी, उत्तम जी यस सर। क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ सर। और नयो 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 में कौन कौन है? सोनिया जी क्लियर हुआ? यस सर। ये गोचर और गोचर का वेद, ये दोनों चंद्रमा से गिने जाएंगे। अब आती है प्रतिवेद। अब क्या है? प्रतिवेद। वामवेद अभी नहीं पढ़ाऊंगा मैं, प्रतिवेद। अब हमारे ऋषियों ने और रिसर्च की और उन्होंने और एक कल्पना की कि ग्रह गोचर व शुभ जा रहा है या अशुभ जा रहा है, और फिर उसका कोई ग्रह वेद कर रहे हैं किन्हीं पर्टिकुलर स्थानों पर। उन्होंने देखा कि इससे भी आगे एक घटना और होती है कि वेद का भी वेद हो जाता है। यानी दूसरे शब्दों में मैं बोलूं कि वेद हट जाए। समझे ना आप मेरी बात को? दूसरे शब्दों में मैं बोलूं कि कुछ ऐसी स्थिति बन जाए कि वेद हट जाए, तो वह प्रतिवेद कहलाता है। यानी कि वेद ऐसा है जो शुभ को रोक रहा है, तो प्रतिवेद उस शुभ को वापस उत्पन्न कर देगा। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? यानी कि प्रतिवेद जो है वो वेद को हटा देता है, यानी कि वो उस दोनों को खत्म, वहां से वो ओरिजिनल स्थिति पे ला देता है। अगर गोचर शुभ है तो शुभ हो जाएगा, प्रतिवेद लग गया तो, और अशुभ है तो अशुभ हो जाएगा। यानी कि वेद को हटाने का कार्य कौन करता है? प्रतिवेद। कि नल बंद कर दिया, पानी बंद हो गया, लेकिन प्रतिवेद ने आके वापस खोल दिया, वह प्रतिवेद कहलाता है। यहां थोड़ा सा एक कैलकुलेशन में अंतर है। इसके बारे में दो तरह की व्यवस्थाएं हैं, पर जहां तक मैंने पढ़ा है वहां ये लिखा हुआ है कि प्रतिवेद की गणना जो है वो ग्रह से की जाती है, न कि चंद्रमा से की जाती है। यहाँ ये अंतर है। प्रतिवेद की गणना ग्रह से की जाती है, न कि चंद्रमा से की जाती है। जबकि हम गोचर किससे देखते हैं? चंद्रमा से। और वेद किससे देखते हैं? चंद्रमा से। देखो मैं बनाता हूं आपको एक स्थिति। ये चंद्रमा है और ये सूर्य है।
अब सूर्य के सामने ये चंद्रमा आ गए, ये वेद हो गया, सूर्य का वेद हो गया, शुभ का वेद, ये क्या हुआ, शुभ का वेद, ठीक है ना। अब प्रतिवेद जो है वो कौन कौन से हैं, अब प्रतिवेद में क्या कहते हैं ये कि 3, 6, 10, 11 3, 6, 10, 11 में अगर ग्रह आ जावे तो वेद का हनन हो जाता है। लेकिन वह वेद कहां से गिनना है, अब मान लीजिए सूर्य से तीसरा 1, 2, 3 मंगल आ गया, सूर्य से तीसरा मंगल आ गया तो ये वेद खत्म हो गया। अब पहले हम किससे गिन रहे थे, चंद्रमा से, यहां किससे गिनना है, सूर्य से। इसको बहुत कम लोग इंप्लीमेंट करते हैं और बहुत प्रिसाइज जब हमको बहुत विश्लेषण करना होता है तब देखते हैं। मैंने सामान्यतः ये लगाते हुए नहीं देखा, फिर भी हमको नॉलेज होनी चाहिए और हमको लगाना चाहिए और इसको प्रैक्टिकली देखना चाहिए। इस बारे में बहुत ज्यादा विस्तृत लिखा हुआ कहीं नहीं है। ये एक ऐसा फील्ड है जिसपे हर व्यक्ति को, खासकर ज्योतिषियों को, रिसर्च करके रिजल्ट निकालने का प्रयास करना चाहिए। आप समझ गए कि सूर्य यहाँ पे वेद हुआ, लेकिन सूर्य से तीसरा मंगल आ जाता है, सूर्य से छठा मंगल आ जाता है, सूर्य से 10वां मंगल आ जाता है, या सूर्य से 11वां मंगल आ जाता है, तो जो चंद्रमा ने वेद किया वह खत्म हो जाता है। तो मेरा मानना है कि अगर हम वेद को देख रहे हैं तो हमको प्रतिवेद भी देखना चाहिए। सर मंगल की जगह अगर शनि आ जाएगा तो तीसरे तो नहीं होगा, पिता पुत्र का नहीं करता है, कोई प्रतिवेद भी नहीं करता, वेद भी नहीं करता, वेद भी नहीं करता, प्रतिवेद भी नहीं करता, पिता पुत्र की कैलकुलेशन नहीं होगी, ठीक है ना सर। तो आपको मैं ये व्हाट्सएप करूंगा, इन सब चीजों को लगा के आप कोशिश करना विभिन्न चार्ट बना के ग्रुप में डालने की। क्या आप समझ पाए मैं क्या करना चाह रहा हूं? हेलो, हाँ जी, विकास जी हैं क्या, विकास जी? हाँ सर, हाँ क्लियर हुआ? हाँ सर, हाँ सर क्लियर। हाँ, और आज शिवाली जी हैं क्या? शायद नहीं है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। सुधीर जी, तो सब लोगों की क्या परीक्षा भी चल रही है? हेलो, देखिए ये मैंने आपको एक इंडिकेटिव बताया, ये मैं आपको व्हाट्सएप डाल दूंगा, ये सब आपको बनाने पड़ेंगे और कैसे लगाया जाता है वो मैंने आपको स्थापित करके बताया। आप स्थापित करेंगे तो जरूर आपको 1-2 बार में दिक्कत आएगी, पर मेरा मानना है कि आप इसको स्थापित कर पाएंगे, 100% कर पाएंगे, है ना। मैं आपको ये वेद और प्रतिवेद, वेद और प्रतिवेद। तो उत्तम जी क्लियर हुआ ये कुछ? इस पे हाँ और सर। किसी का कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं आप, डाउट मत रखिएगा। देखिए, डाउट भी मत रखिएगा और बिल्कुल प्रिसाइज होना चाहिए। और हम इस पे बात करेंगे क्योंकि गोचर ही ज्योतिषी में ज्योतिष उत्पन्न करता है। और आप देखिए कि आपको बहुत सारे लोग बाजार में, आपके मित्रों में ऐसे मिल जाएंगे जो गोचर पे बात करते हुए मिल जाएंगे। अरे यार मेरा गुरु खराब जा रहा है, अरे यार मेरा शनि खराब जा रहा है, मेरा मंगल खराब जा रहा है यार, अरे यार मेरे तो सूर्य भी खराब आ गया, या मेरे ये फलाना ग्रह बहुत अच्छा जा रहा है। ये एक ऐसी बात, गोचर एक ऐसी विद्या है जो आदमी को ज्योतिष बनने के लिए ऑटो मोड पे लाती है, वो प्रेरित होता है। अब चूंकि आप ज्योतिषी हो, इतना पढ़े हो, इतना आपको ज्ञान पता है, तो आप उससे बहुत आगे की गणना करोगे कि यार गुरु का गोचर इसका खराब जा रहा है,
तो कहीं गुरु किससे ग्रस्त है, कहीं गुरु शुभ ग्रह से ग्रस्त है तो उसका शुभत्व आ गया। अरे इसके अष्टक की क्या स्थिति, भावादिबल की स्थिति क्या, क्या ग्रह शुभ करता तो नहीं हो रहा है, शुभ कत्री में तो नहीं आ रहा है ना, अपने उच्च स्थान पे तो नहीं जा रहा, अपने 100 स्थान पे तो नहीं जा रहा, समझ रहे हो ना आप। वैसे और किसको खराब करेगा और किसको लाभ करेगा, हम 5 तरह से गोचर देख रहे हैं, 5 तरह से गोचर देख रहे हैं। अब जब वो मान लीजिए बहुत ज्यादा तरीके से वो खराब जा रहा है तो अत्यंत खराब उत्पन्न करेगा, फिर वेद भी लगाने, फिर प्रतिवेद भी लगाने, तो आप परफेक्टली बता पाएंगे कि भाई गोचर का ये रिजल्ट रहा। मेरा जो अध्ययन किया मैंने ये पाया कि यह एक ऐसा फील्ड है जिसपे प्राय कोई एक सिर्फ गोचर पे प्राइमा फेसी छोटे से पे करके छोड़ देते हैं, जबकि ये अपने आप में पूरा ज्योतिष शास्त्र है। और किसी व्यक्ति के मन मस्तिष्क में अगर ज्योतिष बैठाना है तो गोचर में पारंगत कर दो, क्योंकि ये रोज और हर पल होने वाली घटना है। जैसे अभी हितेश जी ने बताया कि चंद्रमा तो तेज चलता है, एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, तो आप खटाखट चरण बदल रहा है तो आप खट से उसका रिजल्ट निकाल पाएंगे, है ना। आप जन्म संपत्ति भी देख पाएंगे, अपना गोचर का वेद भी वो कहाँ करके वेद कर रहा है, प्रतिवेद कर रहा है, वो खट 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 कर रिजल्ट निकाल पाएंगे, है ना। किस किस को प्रभावित करते हुए निकला, तो वह उच्च भी एक बार आ जाएगा, तो नीच भी एक बार आ जाएगा, तो स्वराशि का भी एक बार आ जाएगा, तो शुभ भी एक बार आ जाएगा, तो एक ही महीने में आपको सारे रिजल्ट दिखा देगा। चंद्रमा को देख लो एक बार, तो उससे आपका क्या आयाम बढ़ जाएंगे, है ना। इसलिए मैंने कहा कि सुबह का पंचांग पढ़ के और गोचर की कुंडलियां जरूर बनानी चाहिए, जरूर सर, बनानी चाहिए। सर जैसे शनि की डैया है, हम्म, सर शनि की डैया है, अब डैया में सर वो जैसे चंद्रमा से चौथे 8वें बारे में हाँ, जैसे आ गई वो, चौथा आठ, और इसमें सर चौथा आठ, हाँ इसमें वेद और प्रतिवेद हो जाए, जैसे मान लो हाँ, उसमें वेद हो गया डैया में, तो फिर वो खराब नहीं जाएगी, और फिर उसका गोचर खराब प्रतिवेद है भी। तो अच्छा, उसका वेद हो गया तो अच्छा हो गया। हाँ, और हाँ, उसका प्रतिवेद नहीं तो हो तो फिर वो अच्छा हो ये जाएगा। एक आया, ये आयाम बना ना हमारा, ये आयाम बना हम्म। ना कि भाई आपने कहा अरे 7.5 चल रही है यार, ये आदमी तो पता चला कि 7.5 में पहला चरण है 7.5 का 2.5 साल का, और उसका वेद हो रखा है। मान लीजिए गुरु ही उसका वेद करने हैं तो 1.25 साल तो वो उसका रिजल्ट ही नहीं आने देंगे नेगेटिव। भाई गुरु 1.25 साल तक एक राशि में रहेंगे और वो वेद करके बैठे, तो उसका नेगेटिव आने ही नहीं देंगे, समझ लो ना आप। अब कोई ग्रह अच्छा जा रहा है, उसका वेद हो रहा है, तो और आपने देख लिया प्रतिवेद हो नहीं रहा, तो आपको कभी यही अच्छा नहीं कर पाएगा, और अब आदमी सोच रहा है यार ये तो बहुत बढ़िया गोचर हो गया मेरा। ये चीज हम जब लगाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। क्या आएगा? हेलो, हाँ हाँ सर। आएगा ना, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। तो अब जैसे मेष लगन है, अब मेष लगन से सूर्य के गोचर की बात करूं मैं, तो मिथुन राशि, तीसरी राशि मिथुन आएगी, तो मिथुन के शब्द कौन कौन से हुए? कैकी कुके को, घेड़च है के को, कैकी कुके को, घेड़च है के को। अब ये गोचर पे ये शब्द वाले लोग, अगर आपका सूर्य का गोचर तीसरा जा रहा है तो ये नाम वाले लोग आपको लाभ कर जाएंगे, और अगर ये जन्म संपत्ति में उसमें बैठे हुए आपके शुभ में तो और तगड़ा लाभ कर जाएंगे। तो ये एक मैंने थोड़ा सा कोशिश की है कि हम कैसे जो ये चीजें हैं, जैसे हम देखते हैं कि भाई तीव्र है, नक्षत्र है, ध्रुव है, कि मृदु है, कि चर है, तो उनका लगाते हैं, तो उनकी योनि को भी हमको लगाना चाहिए कि भाई वो योनि दी है तो वो कोई विशेष कारण से दी है, तो वह भी हमको लगानी चाहिए कि किस योनि की किससे मित्रता होती है, तो जब अष्टकूट में जो करते हैं वह बात यहाँ पे भी लगानी चाहिए हमको, है ना। वो सब चीजें मन वैसे तारा, है ना, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, बकुट और नाड़ी जो अष्टकूट है उनको अपन लगाते हैं, तो वह भी हमको लगानी चाहिए। ये हम कहने का आशय है कि हम जो मुहूर्त प्रकरण करते हैं
तो दैनिक मुहूर्त आता है, आप देखोगे भाई आज कौन सा योग है, आज परीर योग है। जैसे आज जो है वो विश्व के बाद शिव योग, आज शिव योग था। अब शिव योग के स्वामी कौन, मित्र हैं। शिव योग में कपूर का दान करना चाहिए, भगवान शिव के कपूर जलाना चाहिए, तो वो योग भी आपको धीरे धीरे याद आ जाएगी। तो कौन से योग शुभ है, कौन से अशुभ है ना। तो फिर वो अशुभ अशुभ योग है, और व्यक्ति के जीवन में भी वो अशुभ योग का ही नक्षत्र बलवान हो रखा है, तो वो और ज्यादा अशुभ करेगा। वो सब चीजें है ना, ये गोचर लगाएंगे ना तो बहुत मजा आएगा। तो मुहूर्त प्रकरण टोटली गोचर पे है, मुहूर्त प्रकरण टोटली गोचर है ना। हम जब भी मुहूर्त निकालते हैं तो तत्कालीन गोचर ही तो देखते हैं भाई, लगन में क्या स्थिति है, लग्नेश की क्या स्थिति है, 6-8-12 की क्या स्थिति है, कौन ग्रह कहाँ जा रहा है, किसको प्रभावित कर रहा है। चंद्रमा का गोचर 3, 6, 10, 11, 1 और 7 का अच्छा, गुरु का ये अच्छा 2, 5, 7, 9, 11 का, तो सूर्य का ये अच्छा, लड़की का अपन को मिलान कर मुहूर्त निकालना है तो लड़की का वो देख लिया, गुरु और चंद्रमा, लड़के का सूर्य और चंद्रमा देख लिया, तो गोचर ही तो है। सारा मुहूर्त प्रकरण गोचर ही है, और गोचर से ही पुष्कर योग बनते हैं, गोचर से ही द्वि पुष्कर योग बनता है, त्रिपुष्कर योग बनता है, दो गोचर सारी चीजें, जितने स्वार सिद्धि योग बनता है, अमृत योग बनते हैं, विष योग बनते हैं, रवि योग बनते हैं, कुमार जितने भी है वो सब गोचर। और गोचर में ये सब चीज लग जाती है, तिथि वारम च नक्षत्र में योग करण में उच्च, तो इन पांचों का संगम करके मुहूर्त बनता है। तो वो सब हमारी आदत में आएगा, जब हम गोचर को पकड़ेंगे तो ये सब चीजें हमारे अपने आप दिमाग में आती जाएगी कि कौन सा करण। जैसे आपने पढ़ा होगा त्रिचक योग, अगर तिथि और वार से जुड़कर अगर 13 बन जाता है तो वह खराब कहा जाता है त्रिचक योग, तो वो सब मुहूर्त प्रकरण है, तो ये सब गोचर है। तो मुहूर्त प्रकरण में जब अपना अगले बात करेंगे तो और विस्तृत बात करेंगे। तो गोचर को मन मस्तिष्क में बैठाइए। अब गोचर से संबंधित कोई बात हो तो मेरे से पूछिए आप, जो इस लेवल पे जितना आना चाहिए था, आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड। इससे संबंधित और कोई बात हो तो सर्वोत्तर और भद्र चक्र में आगे पढ़ाऊंगा। सब सलाह का मैं बता चुका कैसे बढ़ाई जाती है आपको, है ना। लता इसमें और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए। ढैया मैं बता चुका, 7.5 बता चुका, स्वर्ण मूर्ति विचार बता चुका। कोई बढ़िया सा क्वेश्चन पूछिए गोचर पे। सर अगर गोचर में अच्छी स्थिति आ रही हो, जैसे कि मतलब लाभ भाव में जा रहा हो, और अगर पाप भाव में पाप गोचर भी हो रहा हो तो भी उसका वेद हो रहा हो, और अष्टक वर्ग में भी अच्छे पॉइंट हो भाव के अंदर, लेकिन सर उसकी दशा पाप ग्रह की चल रही है, उसमें भी पाप ग्रह आ जाए तो उसका पापत्व कम हो जाएगा। सब्सिक्वेंटली उसका पापत्व कम हो जाएगा in proportionate to the benefication of that गोचर। बहुत खराब पाप है और बहुत शुभ गोचर है तो उस पाप को बहुत कम कर देगा। सर जैसे भी आपने बताया कि 45 बिंदु है लाभ भाव में, और वहीं से ग्रह जा रहे हैं, बड़े बड़े ग्रह वहीं से गुजर रहे हैं। शनिदेव वहां से शनिदेव जा रहे हैं, बृहस्पति देव जा रहे हैं, सूर्य देव भी जा रहे हैं। अब चूंकि वो अष्टक वर्ग इतना स्ट्रॉन्ग हो गया, तो क्या वो पाप ग्रह की दशा भी शुभ फल दे सकती है? ये तो हमने दशाफल में देखा ही ना, कि अगर कोई ग्रह की दशा चल रही है और वह जिन भावों का स्वामी है और वह शुभ स्थानों पर है, वह जिन भाव में बैठा है या जिन भावों में है और उसके अष्टक वर्ग के बिंदु अच्छे हैं, तो उसका पाप कम हो जाता है, वो शुभ करता हो जाता है। तो वो तो हमने देखा ही ना शुरू में। भाई हम दशा में शुभ करता और पाप करता का निर्धारण करते हैं, उसमें हम जो 20-25 पॉइंट है उनको लगाते हैं कि वह किस भाव का स्वामी है, नैसर्गिक रूप से वह क्या है, किस भाव का स्वामी है। फिर उच्चाभिलाषी, नीचाभिलाषी, बाल, कुमार, है ना, जागृत, शयन, सब स्वप्नावस्था, तो षोडश वर्ग में उसकी स्थिति देते हैं, षडबल देखते हैं, तो उसमें देखते हैं ना अपन। जैसे ये तो आपने बताया, जैसे मान लो सर मंगल में केतु की दशा चल रही है, ठीक है, लेकिन अभी जैसे मान लीजिए उस बंदे के कुंभ राशि में मान लीजिए शनिदेव और 1-2 ग्रह और आ गए,
तो गोचर तो अलग भाव में हो रहा है, दशा किसी और की चल रही है, तो यानी कि उसके शुभ भाव में ज्यादा ग्रह गोचर कर रहे हैं, दशा मंगल हाँ। केतु की है और भाव तो उसको वो मेष उसका अगर पापत्व कम कर देंगे ना, उसका मंगल केतु की जो दशा है जो पापी कर रही है उसका पापत्व खत्म कर देंगे, कम कर देंगे। भाई ज्यादा पाप कब होता है? जब दशा भी खराब और गोचर भी खराब, तो पूर्ण खराब। दशा खराब, गोचर अच्छा, तो उसके पाप को कम कर देगा। दशा खराब अच्छी और गोचर खराब, तो उसके शुभ को खत्म कर देगा। इन दोनों को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, इनको कंबाइन करके गोचर रिजल्ट में निकालना पड़ेगा। तो इसमें जब प्राइमरी और सेकेंडरी देखते हैं या दोनों ही प्राइमरी है? प्राइमरी दशा है। दशा जैसे मैंने आपको बताया कि ग्रह जैसे शुभ ग्रह है, वह शुभ करने के लिए पैदा हुआ है, तो प्राइमरी क्या है? उसका शुभत्व, उसका शुभत्व यानी स्थितियां या तो शुभत्व को बढ़ाएगी या घटाएगी, तो वह शुभ 100% शुभ है। अगर वह शुभ है तो स्थितियां उसके शुभ को घटा सकती है। ऐसे ही जो प्राइमरी दशा है, दशा को गोचर या तो घटाएगा या बढ़ाएगा। दशा को घटाएगा, अगर दशा शुभ है, गोचर भी शुभ है, तो अति शुभ। अगर दशा अच्छी है, गोचर अत्यंत खराब है, तो वह नीचे ले आएगा उसको। तो प्राइमरी दशा है, सेकेंडरी है गोचर, यानी कि दशा को फैसिलिटेट करेगा गोचर, परिणाम को प्रभावित करेगा होने में गोचर। ठीक है ना? क्लियर? समझ गए आप? जैसे मेरे अभी राहु की महादशा चल रही है, अब राहु देव मेरे 4th हाउस में है। अब राहु नैसर्गिक रूप से पापी है, पाप करना उनकी प्रकृति है, जबकि वो उच्च के हैं, तो वह एक तो शुभ स्थान पर आ गए तो उनको शुभ करना है, लेकिन नैसर्गिक रूप से वो पापी हैं, तो उनके पापत्व में कमी हो गई। फिर वो उच्च के हो गए तो और पापत्व में कमी हो गई, है ना? फिर वो किसी पाप ग्रह से ग्रस्त नहीं है, लेकिन किसी शुभ ग्रह से भी ग्रस्त नहीं है, किसी शुभ ग्रह का भी उनपे कोई प्रभाव नहीं है। जिसकी राशि में बैठे हैं वो उच्च के सूर्य के साथ बैठा है, तो और सूर्य को थोड़ा सा वो राहु का पापत्व और कम हो गया, तो राहु देव का पापत्व कम हो गया। वह कम होना ही शुभ है, वह कम होना ही शुभ है। ठीक है ना? अब गोचर, अब मेरा अभी गोचर में गुरुदेव मेरे 12वें भाव में चल रहे हैं मेरे, और चंद्रमा से मेरे से 7 में है, तो चंद्रमा से अच्छा गोचर है मेरा गुरुदेव का, चंद्रमा से मेरे अच्छा गोचर है। तो अब ये गोचर राहु की महादशा में उसको उनको सहयोग करेगा, जबकि इससे पहले मकर में जो गोचर था गुरुदेव का वो मेरे लिए उत्तम नहीं था। चंद्रमा से छठा गोचर उत्तम नहीं था, लेकिन लाभ भाव में था, इसलिए वो है लाभे सर्वे प्रशस्त था, तो इतना ज्यादा नुकसान नहीं किया, वो समूह के निकले। समझ रहे हो ना? मतलब जो एक अल्टीमेट स्थिति हो सकती थी वो नहीं हुई, समूह के निकले। अब चूंकि वो 7वें आ गए चंद्रमा से, तो वो शुभ गोचर करेंगे, शुभ परिणाम देंगे। शरीर की थोड़ी पीड़ा जरूर देंगे, क्योंकि शरीर से 12वें है, सूर्य से 11वें है, तो वहां पे भी लाभ करेंगे मेरे को। और मेरी दशा नाथ से कौन से हैं? वह 9वें है, तो वहां पे भी लाभ करेंगे। आप समझो ना, अभी मेरे गुरु का गोचर अगर मैं देखूंगी नट सेल में, वेद प्रतिवेद नहीं लगाकर, अभी वो नहीं लगाता, तो गुरु मेरे 12वें भाव में, तो शरीर को जरूर हानि करे, शारीरिक पीड़ा मेरे को हो सकती है, मेरे को स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और 100% रखना चाहिए। लेकिन चंद्रमा से 7वें शुभ, दशानाथ से 9वें है शुभ, है ना, और सूर्य से 11वें है शुभ। ठीक है ना? और गुरु मेरे द्वितीय भाव में बैठे हुए, उनसे भी 11वें, तो 4 को तो शुभ करेंगे, मेरी देह को पीड़ा करें। अब मेरा देहनाथ जो है वह गुरु है, उससे 11वें है, तो देह को हानि कर रहे हैं, देहनाथ को फायदा कर रहे हैं। तो वो जो देह को बहुत एक्सट्रीम नुकसान कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देह और देहनाथ, ग्रह का भी देखते हैं हम और देह का भी देख रहे हैं। समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो गुरु का ये गोचर मेरे लिए शुभ रहने वाला है, गुरुदेव का ये गोचर मेरे लिए शुभ रहने वाला है। 12वें भाव का यात्रा जरूर कराएगा, देह को कहीं न कहीं घुमाएगा, पक्की 100%। कुछ व्यय कराएंगे, शुभ कार्यों में अवश्य करवाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। शुभ कराएंगे, देह को पीड़ा भी देंगे, इसमें भी कोई दो राय नहीं। जरूर कोई न कोई रोग होगा, पर
क्योंकि उससे लग्नेश को थोड़ा लाभ कर रहे हैं, इसलिए वो होगा, ठीक हो जाएगा। समझ रहे हो आप मैं जो कहना चाह रहा हूं? मैंने आपको दशा ग्रह और सबसे स्थापित करके बता दिया। हाँ जी कपिल जी, हेलो। अभी यस जैसे शनि सर। का गोचर है, शनि देव का गोचर है। अब मेरे चंद्रमा से छठे हैं, उत्तम है। मेरी लगन से 11वें हैं, उत्तम है। मेरे सूर्य से 10वें हैं, उत्तम है। मेरे लग्नेश से 10वें हैं, उत्तम है। तो ये इसी वजह से मैं ये ज्योतिष में सफल हो गया, सफल सीख गया, है ना। लाभ हुआ ना, ये थोड़ा सा जो चला पिछले 2.5 साल से, तो मेरे को लाभ हुआ ना। पिछले 2 साल से मैंने ज्योतिष की साधना में मेरे को लाभ हुआ। प्रभु ने मेरे को सही मार्ग पे लेके गए और एक अद्भुत ज्ञान मेरे को दिया। और वैसे देखा जाए तो वहां से बैठकर 11वें भाव से उन्होंने लगन को देखा, तो ये लाभ होते हैं। और दिख रहे गोचर मेरे जो पिछले 1.25 साल का गया वो 11th हाउस से गया, तो और ज्यादा लाभ हुआ, ज्ञान क्षेत्र में हुआ। और शनि और गुरु जो है ना वो स्थायी ज्ञान देते हैं। नहीं तो इस उम्र में जहाँ 57 साल की उम्र में मैं रन कर रहा हूँ, पढ़ने का इतना साहस व्यक्ति कर नहीं सकता, और ग्रह कराते हैं। तो ये शायद क्लियर हुआ होगा आप। हेलो सर एक बात पूछनी थी, जैसे हाँ जन्म कुंडली होती है, हाँ पीछे से अच्छे से पकड़ के लेके आना दोनों हाथों से। सर जन्म हाँ कुंडली होती है सर, वो भी तो एक गोचर ही हो गया उस समय का। हाँ, वो तो गोचर, वो तो स्नैपशॉट है उस समय के हाँ, ग्रहों की, उस एक समय का स्नैपशॉट है। तो हाँ सर हाँ उस समय की जो ग्रहों की स्थिति थी कुंडली में, तो हमको क्या हाँ, वहां पे भी गोचर स्थापित करना चाहिए कि चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 वो तो ग्रह गोचर ही, उसमें क्या स्थापित करोगे आप? वो तो गोचर ही है, उसकी क्या स्थापित करोगे आप? आपका चंद्रमा अगर छठे भाव में, तो गोचर तो है वो छठे भाव में ही है, उसमें क्या स्थापित करोगे बताओ आप? नहीं सर, जिसमें होता है ना ग्रह से ग्रह का गोचर देखना, वो सब तो उससे से देख सकते हैं। वो तो पूरा कुंडली का विवेचन वही तो करते हैं अपन, किससे दृष्ट है, किससे युक्त है, किससे कौन से भाव में गया हुआ है, कौन सा ग्रह किसको लाभ करेगा, किसको हानि करेगा, वो तो देखते हैं ना अपन। सर्वे भाव लगन समा, सर्वे ग्रह लगन समा, वो तो करते हैं ना अपन। भाई कुंडली का विवेचन गोचर का विवेचन ही तो है। जी सर, आपसी जी सर। आपका क्वेश्चन बिल्कुल बहुत मैं समझ गया आप क्या क्या विचार रख रहे हो। मैं चलो उससे लाभ होगा, अच्छी बात है। इससे आपको क्या गोचर का विश्लेषण करने में भी लाभ होगा। भाई ये मैं मेरी लेता हूँ, जैसे खुद की कुंडली नहीं करनी चाहिए, पर चलो मैं एक कोई कुंडली आज की ले लेते हैं। आज की कुंडली बनाओ ना यार, अभी की, अभी एट प्रेजेंट की कुंडली बनाओ। अभी कोई बना सकते हैं? अभी की कुंडली बनाओ। तो मैंने की नहीं लगा रखी, चलो मैं की लगाता हूँ। सर अभी कर्क लगन की कुंडली है। हाँ चलो आप बोलो। सर कर्क लगन हाँ की कुंडली है। हाँ लग्न हम्म, सर, 5वें भाव में सूर्य मंगल केतु बैठे हैं। सूर्य मंगल केतु। छठे भाव में बुध है। है। छठे में बुध। हाँ यस। शुक्र आठ है। 8वें भाव में बृहस्पति। 8वें भाव में बृहस्पति, सही है। तो और 7वें सर में शुक्र 10वें भाव शनि में, है। हाँ 7वें में शुक्र 7वें शनि। भाव में शुक्र और शनि। शुक्र और शनि, ठीक है। 10वें में चंद्रमा और 11वें में राहु। ठीक है, ये है ना कुंडली, ये तो काल सर्प की कुंडली बन गई एक तरह से। काल सर्प हो गया ना। अब ये अभी का गोचर ही तो बोला आपने, अभी क्या ये गोचर ही तो बोला है मेरे को, क्या बोला है यस सर। कपिल यस जी? सर। जी सर अभी का बिल्कुल। गोचर ही तो बोला है। तो अभी मान लीजिए अभी अभी किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी जन्म कुंडली हो गई, नहीं? अभी अभी किसी बच्चे का जन्म हुआ तो उसकी जन्म कुंडली हो गई। यस सर। अब इसका विवेचन हम जितने भी हमारे पैरामीटर उनसे लगाएंगे कि वे लग्नेश कहाँ है, दसम भाव में गया, मित्र राशि में गया,
मित्र से दृष्ट तो नहीं हुआ, तो ये उत्तम हो गया। जिसकी राशि में गया वह स्वयं अपनी राशि में जाकर और योगकारी हो गया, तो चंद्रमा बहुत बलवान हो गया। तो बहुत लग्नेश की स्थिति बहुत बढ़िया है। गुरु के केंद्रीय प्रभाव में गुरुदेव कहाँ है, बृहस्पति से तीसरा है, तो वो भी बढ़िया है। बृहस्पति से तीसरा बढ़िया है। सबसे बड़ी चीज है डिस्पोजिटर बहुत बढ़िया है। डिस्पोजिटर 84 पे एंड कर रहा है, तो और भी बढ़िया हो गया। तो लग्नेश की स्थिति बहुत बढ़िया। लगन को शुक्र की दृष्टि प्राप्त हो रही है, बहुत बढ़िया है, अत्यंत। शनि 84 के अत्यंत बढ़िया। शनि शुक्र का 10म भाव में योग होना और 7म भाव में योग होना, पत्नी बहुत सुंदर आएगी, बहुत सुशील आएगी, इसकी उम्र शनि बढ़ती आएगी। दिग्बली भी हो गया ना सर? वो तो शनि सारे दिग्बली नियम भी लगाओ हो आप, सारे नियम लगाओ। शनि शुभ, बहुत शुभ हो गए, दिग्बली भी हो गए। और फिर अपने मित्र शुक्र के साथ है, अपने मित्र शुक्र के साथ है। और शुक्र जो है सुखेश है, सुख का स्वामी है। शुक्र जो है सुख का भी स्वामी है और लाभ का भी स्वामी है। सारे नियम लगाने हैं अपन, वो कुंडली का विवेचन करना है सारे। तो अभी ये बहुत बढ़िया हो गया। अब शुक्र की अगर ये इसका जन्म जो अभी अपन ने लिया रात्रिकालीन, रात्र का हो गया ना, और हम क्या पढ़ते हैं कि रात्र का जन्म, रात का जन्म हो और चंद्रमा को शुक्र देखे या चंद्रमा की राशि को शुक्र देखे तो दंद्रा योग होता है। तो ये शुक्र चंद्रमा को देख रहे हैं, ओ सॉरी चौथी राशि को देख रहे हैं, तो और बढ़िया हो गया। रात का जन्म है तो, और रात के जो गुरु है वो शुक्र है, तो शुक्र की स्थिति बहुत बढ़िया हो गई। उनकी उच्च राशि भाग्य में बैठी है, और बढ़िया हो गई। एकमात्र ऐसा योग होता है जब 9वें का स्वामी होकर गुरु अगर अष्टम में चला जाए तो परम योगकारी हो जाता है, तो और बढ़िया हो गई, है ना। तो गुरु इसके सारे दुखों को दूर कर देंगे, बहुत बढ़िया हो गया ये, है ना। सूर्य जो मंगल के साथ बैठे हैं 5म भाव में, तो ये भी और उत्तम स्थिति होगी। और सूर्य देखो तो धन का स्वामी एक धन स्थान पे आकर बैठा है, एक अन्य धन के स्वामी के साथ बैठा है, और बढ़िया हो गई, ठीक है ना। तो ये सब चीजें, केतु की दृष्टि अशुभ परिणाम देगी लगन पे। केतु की दृष्टि अशुभ, केतु वो है जो जल को जला देते हैं, तो इसके बच्चे के जो है खून की तकलीफ होगी। तुरंत ऐसे बच्चे को पानी वानी पिलाना चाहिए, और जो भी लिक्विड वगैरह देनी चाहिए, वो स्थिति खराब हुई। बुध छठा ठीक रहता है, बहुत अच्छा भी नहीं तो अच्छा रहता है। तो ये जन्मकालीन स्थिति अच्छी हुई, लेकिन काल सर्प दोष बन रहा है, राहु उचके हुए, बढ़िया है। तो वो मैं ये पूरी कुंडली का विवेचन तो अलग बहुत लंबी बात हुई, तो इसी का तो विवेचन करते हैं हम, फिर इस पे गोचर स्थापित करते हैं। अब यही कुंडली पे अगले साल, अब दशा, अब चंद्रमा मेष में है, तो कौन सी दशा, मान लीजिए चंद्रमा कितने डिग्री का आया जी, चंद्रमा आज भरनी में है ना, तो दशा किसकी होगी भाई, दशा किसकी होगी, फटाक से बताओ। शुक्र की, अरे भाई शुक्र की। शुक्र की दशा होगी, तो शुक्र की दशा में जन्म हुआ है इसका। अब शुक्र जो है, शुक्र जो है 2 स्थानों के स्वामी है, उत्तम फल हो गए चंद्रमा के केंद्रीय प्रभाव में, और उत्तम हो गया। और शुभ कत्री में है, और उत्तम हो गया। शुक्र नहीं हुआ। अब यही कुंडली पे अगले साल गोचर लगाएंगे,